हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। 28 नवंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था, इसमें पूछे गए साइंस के 20 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा एक इमल्शन है। इमल्शन एक प्रकार का कोलाइड है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक इमल्शन है। कोलाइड के कई सारे टाइप्स होते हैं ना, जिसमें से एक इमल्शन भी होता है। तो आपको बताना है इमल्शन इनमें से कौन है। दूध है, कोहरा है, कुहासा है, बादल है, इनमें से कौन एक उदाहरण है इमल्शन का। तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उन सारे से रिक्वेस्ट है कि आंसर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब देखते हैं 28 नवंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पहचान करना है। तो अमीबा एक कोश के जीव है। अमीबा एक कोश के जीव है। ये देखो, ये शैवाल है, समुद्री शैवाल है, जो कि पादप जगत के अंदर आएगा। पादप जगत के अंदर आने वाले जीव बहुकोश के होते हैं। ये दोनों जंतु जगत के अंदर आते हैं। जंतु जगत के अंदर आने वाले जीव बहुकोश के होते हैं। अमीबा जो है प्रोटिस्टा किंगडम का जीव है। इस किंगडम के अंदर आने वाले जीव जो होते हैं वो एक कोश के होते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, लिशमेनिया है, प्लाज्मोडियम है। ये सारे क्या होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं। अगला सवाल है, सही विधान का चयन करें। अब देखो, यहाँ पर सवाल जो है वो सही से नहीं पूछा गया। एक तो सही विधान का चयन करें, विधान का मतलब क्या होता है, सही विकल्प का चयन करें, ये होना चाहिए था। ऊपर से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस एरोबिक प्रक्रिया में। अब यहाँ पर ये लिखा ही नहीं है किस एरोबिक प्रक्रिया में, सिंपली इस एरोबिक प्रक्रिया में, ऐसे सवाल पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोशिकीय श्वसन के बारे में पूछा गया है। ये सारे स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं वो कोशिकीय श्वसन के संदर्भ में दिए हुए हैं। ये सवाल में लिखा होना चाहिए था कि कोशिकीय श्वसन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। कोशिकीय श्वसन के संबंध में, सेलुलर रेस्पिरेशन के संदर्भ में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। लिखा है, इस एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होता है। देखिए, कोशिकीय श्वसन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय, है ना, वायवीय, और दूसरा होता है अवायवीय। यहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, या फिर बोल दो ऑक्सीजन नहीं होती है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का जो टूटना होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का जो टूटना होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज का टूटना होता है, उसे हम लोग वायवीय श्वसन बोलते हैं। क्योंकि कोशिका के अंदर ये श्वसन होता है तो इसे हम लोग कोशिकीय वायवीय श्वसन बोलते हैं। अगर ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है तो हम अवायवीय श्वसन बोलेंगे। क्योंकि कोशिका के अंदर ये श्वसन होता है तो हम बोलेंगे ये कोशिकीय श्वसन है लेकिन अवायवीय है। अब वायवीय श्वसन जब होता है तो यहाँ पर जो है भरपूर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर जो है ऊर्जा भरपूर मात्रा में मुक्त होती है। अवायवीय कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है लेकिन कम मुक्त होती है ना, बहुत कम मुक्त होती है बोल सकते हो। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और वहां पर भरपूर मात्रा में ऊर्जा जो है मुक्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ऊर्जा मुक्त होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस एटीपी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा। ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, मतलब ये कोशिका के लिए करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। जब जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इस करेंसी को, इस एटीपी को खर्च किया जाएगा कोशिका के द्वारा, और वहां से ऊर्जा उसको मिलेगी और वो अपना कोशिका को जो भी काम करने हैं ऊर्जा की मदद से, जो भी काम करने हैं जिसमें ऊर्जा चाहिए वो काम कोशिका करती है। तो ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। जैसे हमारे पास करेंसी होते हैं ना, पैसा होते हैं भाई, जब दिल करे तब हम खर्च करते हैं, जब जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही एटीपी एनर्जी करेंसी है, जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एटीपी को खर्च किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें कहा गया है कि वायवीय प्रक्रिया में जो है ऊर्जा अधिक मुक्त होती है अवायवीय की तुलना में, तो सही है। एटीपी खंडित हो जाता है जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, सही है। एटीपी टूटेगा तो ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होगी। जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पर जो एटीपी खंडित होता है और ऊर्जा वहाँ पर मुक्त होती है और कोशिका जो है अपना काम कर पाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है।
पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है जो कि 3 कार्बन वाला अणु है। पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कोशिका द्रव्य में, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, कोशिका द्रव्य में क्या होता है कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला अणु है ये टूटता है पाइरुविक एसिड में जो कि 3 कार्बन वाला अणु है। ये होता है साइटोप्लाज्म में, है ना, साइटोप्लाज्म में होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। मान लीजिए कि ये जो अभिक्रिया है यानी ये ग्लूकोज का टूटना जो है हमारे पेशी कोशिका में हो रहा है, ग्लूकोज का टूटना यहाँ पर पेशी कोशिका में हो रहा है, तो वैसे केस में क्या होता है, ये जो पाइरुविक एसिड है ना ये लैक्टिक एसिड में टूट जाता है हमारी पेशी कोशिका में। वो भी कब, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऐसा कब होता है, जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, वैसे केस में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पेशी कोशिका में, तो ये पाइरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में टूट जाता है और यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, अवायवीय श्वसन यहाँ पर चलता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा मुक्त होती है लेकिन कम होती है, ठीक है। और इस लैक्टिक एसिड के बनने के कारण हमारी पेशियां जो है वो थकने लगती है। तो ये सही है, ये जो लैक्टिक एसिड है ना ये भी 3 कार्बन वाला यौगिक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर चाहो तो आप लिख सकते हो पेशी कोशिका, पेशी कोशिका में ये पूरी की पूरी अभिक्रिया जो है पेशी कोशिका में ही हो रही है, पेशी की कोशिका द्रव्य में। ये पार्ट भी कोशिका द्रव्य में, ये पार्ट भी कोशिका द्रव्य में। ए हमारा राइट आंसर। यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए आवर्धन का जो चिन्ह होता है वो हमें बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है या सीधा है। अगर आवर्धन का चिन्ह धनात्मक है तो जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा, है ना, प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। अगर मान लीजिए आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होगा। अगर आवर्धन का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, साइन हटा करके देखना है आपको, यहाँ पर अगर आप साइन हटा देंगे तो 0.75 है। मान लीजिए कि आवर्धन होता -0.75, तो अगर आपको परिमाण देखना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखने के लिए आप चिन्ह यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है आपको। अगर ये 1 से बड़ा है तो हम बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है वो बड़ा है। अगर मान लीजिए आवर्धन का परिमाण 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब बोलेंगे कि छोटा है। अगर मान लीजिए कि आवर्धन का जो परिमाण है वो 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो वस्तु के साइज के बराबर होगा। तो ये सारी बातें जो है आपको याद होनी चाहिए। हमारे इस प्रश्न में क्या दिया गया था भाई कि आवर्धन चिन्ह जो है धनात्मक है, यानी कि प्रतिबिंब सीधा है, सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, तो ये उल्टा वाला तो पहले ही कट जाता है, यहाँ भी उल्टा दिया हुआ कट जाता है। अब क्योंकि जो परिमाण है वो 1 से छोटा है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो छोटा है, तो ये बड़ा वाला भी कट जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब वर्षा जल का pH 5.6 से अधिक हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, यह गलत हो जाएगा। वर्षा जल का pH अगर 5.6 से कम हो, वैसे केस में वर्षा जल को हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। pH मान जितना ज़्यादा होगा क्षारीय प्रकृति बढ़ेगा, pH मान जितना कम होगा अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। जीवित प्राणी pH परिवर्तन की केवल एक संकीर्ण परास में ही जीवित रह सकता है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जीने के लिए एक ऑप्टिमम pH रेंज चाहिए होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी pH रेंज में वो जी लेगा। जो हम लोग खाना पीना, जो कुछ भी खाते पीते हैं हम लोग, उन सारे का pH क्या है, ऑप्टिमम होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए उसी के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप खा लेंगे, उसका pH मान कुछ भी रहे और आप जीवित रह जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी लिविंग बॉडी है, कोई भी जीव है, वो एक pH रेंज में ही जिंदा रह सकता है। जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। और अगर हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों में सड़न जो है शुरू हो जाती है, ये स्टेटमेंट भी सही है।
हमारे मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम होने लगेगा तो दांतों का सड़ना जो है स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पूरे बॉडी का सबसे कठोर पार्ट जो है वो दांत के ऊपर का जो एनामल होता है वही होता है। दांत का जो एनामल होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन है? ये दांत का एनामल होता है, टीथ एनामल। कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार्बन टेट्रावैलेंट है, सही है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन टेट्रावैलेंट है। कार्बन परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 लिखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर संयोजकता की, वैलेंसी की, तो कितनी है? 4 है। तो जिसकी वैलेंसी 4 उससे हम लोग क्या बोलते हैं? चतुसंयोजी बोलते हैं, टेट्रावैलेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य डैश होगा। जिधर बल लगे उधर ही विस्थापन हो, वैसे केस में फोर्स हमारा होता है, सॉरी फोर्स नहीं, वर्क, कार्य। वैसे केस में कार्य हमारा होता है बल गुने में विस्थापन। ये पहला केस होता है। दूसरा केस, बल और विस्थापन दोनों विपरीत हो जाए, वैसे केस में कार्य होता है माइनस गुने में बल गुने में विस्थापन, माइनस बल गुने में विस्थापन। अगर बल और विस्थापन ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए, 90 डिग्री का एंगल बने, वैसे केस में कार्य 0 होता है, 0 होता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे इस सवाल में दिया गया था कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। कार्बन यौगिक का जो रासायनिक गुणधर्म होता है कौन डिसाइड करता है? कार्बन यौगिक का, कार्बन कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, रासायनिक गुणधर्म जो होता है वो कौन डिसाइड करता है? तो कार्बन यौगिक का जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है ना। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है ना, कीटोन होता है, ये सारे डिसाइड करते हैं कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म को। दूध का मिश्रण है। दूध जो है ये अपने आप में एक कोलाइड है, कोलाइड है जो कि मिश्रण का एक प्रकार है और ये एक इमल्शन है। कोलाइड के कई सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से एक इमल्शन होता है। तो दूध और फेस क्रीम ये दोनों ही इमल्शन का उदाहरण है। लिक्विड लिक्विड का कोलाइड है। तो जल है, इसमें वसा है, प्रोटीन है, इन सारे का क्या है? मिश्रण है। कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, इन सारे का मिश्रण है दूध। तो दूध जो है अपने आप में अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ हम बोलते हैं मिश्रण को। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य के कणों का गुणधर्म नहीं है? द्रव्य के कणों का गुणधर्म नहीं है, यानी कि पदार्थ के कणों का गुणधर्म नहीं है। तो पदार्थ के कण अस्थायी होते हैं, द्रव्य के कण अस्थायी होते हैं, गलत हो जाएगा। अस्थायी मतलब यहां पर है रेस्ट में, स्थिर। द्रव्य के कण या तो कंपन करते हैं ठोस के केस में, या फिर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ही गलत है। द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल होता है। एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। ये हमारा गलत है। ये सारे जो है द्रव्य के कणों का गुणधर्म है जो आपको याद होने चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लुक लाइक। सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है वो इनमें से किसके जैसी दिखती है? तो सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बनती है वो सेकेंडरी वृत्त होती है। वो सेकेंडरी वृत्त होती है, कंसेंट्रिक सर्कल होती है। सेकेंडरी वृत्त मतलब जो वृत्त यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं उन सारे का केंद्र जो है कॉमन होगा, एक ही होगा। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स, कई सारे सर्कल्स होंगे। जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे जो त्रिज्या है बढ़ती जाएगी और सारे ही सर्कल का जो केंद्र होगा, सारे ही वृत्तों का जो केंद्र होगा वो एक ही होगा। 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों वाले दो प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन यानी कि समानांतर संयोजन वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जब दो प्रतिरोधक समानांतर क्रम में लगे होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध हम लोग ऐसे ही निकालते हैं,
हमारे केस में R1 4 ओम है, R2 6 ओम है, बस मान को डालना है। 6 4 10 नहीं 24 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में 10 हो जाएगा, यानी कि 2.4 ओम हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तो आंसर हमारा विक्षेपण हो जाएगा। सबसे कम विचलित होता है लाल प्रकाश और सबसे ज़्यादा विचलित होता है नीला रंग का बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा, है ना। तो जिसके लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा विचलित होगा, तो बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होगा, लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ये 4 प्रकार के आपको ऊतक दिए गए हैं। इन 4 प्रकार के ऊतक में से बताना है आपको कि कौन सा वो ऊतक है जो हमारे बॉडी में होने वाले मूवमेंट यानी हमारे शरीर में होने वाले गतियों के लिए जिम्मेदार है। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी? संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, उपकला ऊतक है और पेशी ऊतक है। तो पेशी ऊतक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पेशियों में संकुचन होता है, उसी के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने हाथ पैर को हिला पाते हैं, अपने हाथ को मोड़ पाते हैं, गर्दन को मोड़ पाते हैं, पैर को मोड़ पाते हैं, या फिर हम एक जगह से दूसरे जगह तक चल पाते हैं पेशियों में होने वाले संकुचन के कारण। नो डाउट यहाँ पर जो कंकाल तंत्र है उसका भी रोल होता है। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी द्रव और गैसें डैश हैं। द्रव में बहने की टेंडेंसी होती है, गैस में बहने की टेंडेंसी होती है, जिस भी पदार्थ में बहने की टेंडेंसी होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, उसे हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, तरल बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठोस फ्लूइड नहीं है, ठोस जो है दृढ़ होता है, जबकि द्रव और गैस जो है तरल होते हैं, इनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है इसीलिए। किस प्रकार की अभिक्रिया में एक अभिकारक सरल उत्पादों में टूट जाता है? किस प्रकार की अभिक्रिया में एक अभिकारक सरल उत्पादों में टूट जाता है? तो अपघटन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक होता है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। जैसे चूना पत्थर को, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे हम हाइड्रोजन को जलाएंगे ऑक्सीजन में तो वाटर बनेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया है। आयनों का आदान प्रदान होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो कम अभिक्रियाशील वाले धातु को विलयन से विस्थापित कर देते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है आयरन। तो ये सारी अभिक्रिया जो होती है इनके अंदर क्या होता है ये सब आपको याद होनी चाहिए। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। 1665 में पहली बार कोशिका को खोजा गया था, ये कोशिका मृत थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1674 में जो तालाब का जल होता है उसमें जीवित कोशिका की खोज सबसे पहली बार ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने ही बैक्टीरिया की खोज की थी। आप बोल सकते हो कि तालाब के जल में जो कोशिका मिली थी ना वो बैक्टीरियम था, यानी बैक्टीरियल सेल थी वो। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। स्लाइडन एंड श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो जब सवाल पूछा जाए तो ये ध्यान दीजिएगा कि मृत कोशिका की खोज किसने की ये पूछा गया या फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की। दोनों की खोज जो है अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। मृत कोशिका की खोज की गई थी कॉर्क से, पेड़ के छाल से कॉर्क जो पदार्थ प्राप्त होता है उसमें मृत कोशिका की खोज की गई थी। कॉर्क सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। और जीवित कोशिका की खोज तालाब के जल से किया गया था ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इन 4 क्रिया में से कौन सी वो क्रिया है जो किसी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है? बदलते समय में किसी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए जिम्मेवार है। देखिए, अगर किसी प्रजाति को इस धरती पर अपनी अपनी उपस्थिति को बनाए रखनी है या फिर अपनी जनसंख्या को बनाए रखनी है तो इसके लिए तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल अलैंगिक और सेक्सुअल लैंगिक। हम जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
उससे वेरिएशंस आते हैं। जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप से थोड़े अलग हो जाते हैं। जैसे आप अपने पिताजी से थोड़े डिफरेंट होंगे, अपने दादाजी से ज़्यादा डिफरेंट होंगे, अपने परदादा से ज़्यादा डिफरेंट होंगे। तो जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ती हैं, जो विविधताएँ होती हैं वो बढ़ती जाती है, जो विविधताएँ होती हैं वो जमा होती चली जाती है। इसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वातावरण में बदलाव आते हैं और जो प्रजातियां हैं साथ साथ वो भी इवॉल्व होती रहती है, जिससे कि वो उस बदलते हुए वातावरण में सर्वाइव कर पाए। अगर जीवों के अंदर विविधताएं नहीं होंगी तो जब तक जीवित है सारे जीवित रहेंगे, फिर कुछ ऐसी घटना हो जाएंगी कि सारे के सारे मर जाएंगे। लेकिन अगर विविधताएं होंगी तो कुछ उसमें से जीवित रह पाएंगे। तो जो जीवित रह पाए वो क्यों रह पाए? क्योंकि वो बाकी से थोड़े अलग थे, उनके अंदर जो है नए लक्षण आ गए थे जो उस वातावरण में उसको जीवित रहने लायक बनाया। तो ये वेरिएशंस जरूरी है ओवर द टाइम किसी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए। जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? मान लीजिए कि आप बाइक पर बैठे हुए हैं, बाइक सीधी चल रही है, सीधी क्या, किसी भी एक डायरेक्शन में चल रही है। अगर उस डायरेक्शन में बदलाव होता है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे चल रहे थे और ऐसे बाइक जो है टर्न कर जाती है, बाइक ऐसे चल रही थी, बाइक फिर ऐसे टर्न कर जाती है, तो आप इधर की ओर झुक जाते हैं। कारण क्या है भाई? आप ऐसे चल रहे थे तो जो दिशा का जड़त्व है, आपके शरीर का दिशा का जो जड़त्व है वो चाहता है कि आप इसी दिशा में बने रहें। लेकिन बाइक के साथ आप कांटेक्ट में होते हैं, बाइक इधर मुड़ती है, आप भी इधर मुड़ जाते हैं, लेकिन आपके शरीर का जड़त्व चाह रहा था कि आप इधर ही रहें, इसीलिए आप इधर की ओर झुक जाते हैं। तो ये जड़त्व के नियम पर आधारित है, जो कि गति का पहला नियम है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात, ये ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है, ऑक्सीजन का 16 है। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 हो जाएगा। अगर परमाणुओं का परमाणुओं का अनुपात पूछता तो 2:1 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान का बोल रखा है तो 1:8 हो जाएगा। क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़ों, लंबे बोनों लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए? F1 पीढ़ी में गोल बीज वाले लंबे पौधे होते हैं और कुछ झुर्रीदार बीज वाले छोटे पौधे होते हैं, तो गलत हो जाएगा। देखिए 2 प्लांट लिया गया है, 2 प्लांट हम लोग लेते हैं। ये हम लोगों ने ले लिया टॉल, लंबा और राउंड सीड वाला, यानी कि लंबा और गोल बीज वाला हम लोगों ने पादप लिया है, मटर का पादप लिया है, यानी कि मेंडल सामने लिया था। ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना प्रभावी लक्षण होते हैं। मटर के प्लांट में लंबा प्लांट है ना, लंबा पादप और गोल बीज वाला जो पादप होता है वो प्रभावी होता है। गोल बीज प्रभावी लक्षण है। एक दूसरा हम लोग प्लांट लेंगे जो कि बौना है, और इसमें क्या है कि रिंकल्ड सीड है ना, रिंकल्ड सीड है, झुर्रीदार बीज है। ये अप्रभावी लक्षण है। बौना पादप और झुर्रीदार बीज ये अप्रभावी लक्षण है। ये जनक है, पेरेंट है, ये पेरेंट है। आप किसी को मेल किसी को फीमेल मान लो। इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो इससे क्या होता है कि F1 पीढ़ी का बच्चा मिलता है, वो कुछ ऐसा मिलता है कि सारे के सारे जो होते हैं वो प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। प्रभावी लक्षण क्या है भाई? लंबा और बौना में प्रभावी क्या है? टॉल। झुर्रीदार बीज और गोल बीज में प्रभावी क्या है? राउंड। गोल बीज वाले है ना प्रभावी लंबा और गोल बीज, अप्रभावी लंबा और झुर्रीदार बीज। F1 पीढ़ी में सारे के सारे प्रभावी लक्षण वाले बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे मिलते हैं। प्रभावी लक्षण क्या है? लंबा बौना में लंबा, झुर्रीदार और गोल में गोल। यहाँ लिखा हुआ है कि F1 पीढ़ी में कुछ झुर्रीदार बीज वाले छोटे पौधे होते हैं, नहीं, ये नहीं होता है, सारे के सारे प्रभावी। अब जब इनका सेल्फिंग होता है यानी कि स्वपरागण होता है तो हमें F2 पीढ़ी के बच्चे मिलते हैं। अब F2 पीढ़ी में हर तरह के बच्चे मिलेंगे, हर तरह के, लंबे गोल बीज वाले, लंबे झुर्रीदार बीज वाले, बौने मिलेंगे, गोल बीज वाले, बौने मिलेंगे, झुर्रीदार बीज वाले, हर तरह के पादप मिलते हैं।
F2 पीढ़ी में वे सभी लंबे हैं और गोल बीज वाले होते हैं। बिल्कुल गलत, मैंने यही आपसे कहा ना, F2 पीढ़ी में हर तरह के पादप मिलेंगे, लंबे गोल बीज वाले, लंबे झुरीदार बीज वाले, बौने गोल बीज वाले, बौने झुरीदार बीज वाले, यानी कुछ प्रभावी भी लक्षण वाले मिलेंगे, कुछ अप्रभावी लक्षण वाले भी मिलेंगे। लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुरीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये बिल्कुल सही है, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। देखिए F1 पीढ़ी में जब सारे के सारे लंबे और गोल बीज वाले पादप प्राप्त हुए तो ऐसा मन में आया सोचने को कि शायद ये जो इनके लिए जो जीन्स थे ना वो अब खत्म हो गए हैं, यानी बौना बनाने वाला जो जीन था, बौना बनाने वाला जो जीन था और झुरीदार बीज बनाने वाला जो जीन था वो अब इस पीढ़ी में नहीं आया है, इस पीढ़ी में नहीं आया, F1 पीढ़ी में नहीं आया है। तभी तो एक भी बच्चा जो है बौना झुरीदार बीज वाला नहीं हुआ है, ऐसा सोचना था। लेकिन F2 पीढ़ी में देखा गया तो भाई फिर से आ गया ये बौना और झुरीदार बीज वाला पादप। तो इससे समझ में ये आया कि भाई इनके लिए जो जीन्स है ना वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है और वो अगली पीढ़ी में पास होते हैं। भले वो अपने आप को एक्सप्रेस न कर पाए, अपने आप को दिखा न पाए, लेकिन वो है ना, वो है। सारे के सारे जो है लंबे और गोल बीज वाले पादप तो थे, लेकिन उनके अंदर इनके जीन्स भी थे, भले वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, दिखा नहीं पाए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लंबा बौने लक्षण तथा गोल झुरीदार लक्षण पराधीनतः वंशानुगत होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये सही है, सी सही है। तो यहां पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो का PDF आपको मिलेगा ऐप पर। जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप लोग जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।